वॉशिंगटन के चौक के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई हैं। यहीं एक मकान की तीसरी मंजिल पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। एक मैन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। नवंबर की सर्दियों में एक अज्ञात अजनबी ने, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू किया। निमोनिया ने जॉन्सी पर हमला बोल दिया। वो बेचारी चुपचाप अपनी लोहे की खाट पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़की में से सामने ईंटों के मकान की कोरी दीवार को देखा करती। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, देखो सू, जॉन्सी के जीने की संभावना सिर्फ 10 में से 1 है, और वो भी तब जबकि उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा नहीं रहती और वो मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं, तो उनका इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। सू, इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि वो अब अच्छी नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ, क्या उसके मन में कोई बोझ है? सू बोली, और तो कुछ नहीं, पर हां, किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसके मन में बड़ी इच्छा है। नेपल्स की खाड़ी का चित्र। दरअसल मैं ये पूछ रहा था कि क्या उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण भी है कि जिससे जीने की इच्छा तीव्र हो, जैसे कोई नौजवान? सू बोली, नौजवान? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोले, सारी बुराई की जड़ यही है, कोई आकर्षण नहीं है। देखो सू, जो कुछ मुझसे मुमकिन है वो तो मैं करूंगा ही, पर जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है, तब दवाइयों की शक्ति भी आधी रह जाती है। अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको, कोई इच्छा पैदा कर सको, जैसे कि वो अगली सर्दियों में प्रचलित होने वाले कपड़ों के फैशन के बारे में चर्चा करने लगे, तो उसके जीने की संभावना कम से कम दुगनी तो हो ही जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूं। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई। रो रो कर उसका बुरा हाल था। फिर खुद को संभालते हुए कुछ देर बाद चित्रकारी का सामान लेकर वो सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में पहुंची। जॉन्सी चद्दर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देखती पड़ी थी। उसे सोई हुई जानकर सू ने सीटी बजाना बंद कर दिया। तख्ते पर कागज लगाकर वो किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने बैठी। नवोदित कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी ही पड़ती हैं, जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नवोदित लेखकों को पत्रिकाओं में कहानियां लिखनी ही पड़ती हैं। जैसे ही सू एक घुड़सवार की पोशाक में एक आंख का चश्मा लगाए किसी गडरिये का चित्र बनाने लगी, तो उसे एक धीमी आवाज अनेक बार दोहराती सी सुनाई दी। वो शीघ्र ही बीमार के बिस्तरे के पास गई। जॉन्सी की आंखें खुली थीं। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन उल्टा जाप कर रही थी। वो बोली, 12। फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10, 9, और तब एक साथ 8, 7। सू ने उत्कंठा से खिड़की के बाहर नजर डाली। वहां गिनने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक
या 20 फीट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवार, और उस पर एक पुरानी ऐंठी हुई, जड़ें निकली हुई सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। ठंडी हवाओं ने उसके शरीर की पत्तियां तोड़ ली थी और उसकी कंकाल शाखाएं एकदम उखड़ी हुई उन टूटी फूटी ईंटों से लटक रही थी। सू ने पूछा, क्या है जॉन्सी? बहुत धीमे स्वरों में जॉन्सी बोली, अब वे जल्दी जल्दी गिर रही। 3 दिन पहले वहां करीब 100 थी। उन्हें गिनते गिनते सिर दुखने लगता था। वो एक और गिरी। अब सिर्फ 5। 5 क्या? जॉन्सी, अपनी दोस्त को बता, 5 क्या? पत्तियां, उस बेल की पत्तियां। सो जिस वक्त वो आखिरी पत्ती गिरेगी, मैं भी चली जाऊंगी। मुझे ये बात 3 दिन से मालूम है। तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया? सू ने कहा, ओह जॉन्सी, तेरी जैसी बेवकूफ मैंने कहीं नहीं देखी। तेरे ठीक होने का इन पत्तियों से क्या संबंध है? तू उस बेल से प्यार किया करती थी, इसीलिए ना। बदमाश, अब अपनी बेवकूफी बंद कर। मुझे अभी सुबह ही डॉक्टर ने बताया कि तेरे जल्दी से ठीक होने की संभावना ठीक ठाक है, और इतनी है कि न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं, तब भी जीने की संभावना इससे अधिक नहीं होती। प्यारी जॉन्सी, अब थोड़ा शोरबा पीने की कोशिश कर और अपनी सू को तस्वीर बनाने दे, ताकि उसे बेचकर वो अपनी बीमार दोस्त के लिए थोड़ी दवा और खुद के पेट के लिए कुछ रोटी ला सके। अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, सू, तुम्हें अब मेरे लिए और कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक और गिरी। नहीं, मुझे शोरबे की भी जरूरत नहीं। अब सिर्फ 4 रह गई है। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते देख लूं, बस फिर मैं भी चली जाऊंगी। सू उस पर झुकती हुई बोली, मेरी प्यारी जॉन्सी, बस करना। कसम खा कि तू आंखें बंद रखेगी और जब तक मैं काम करती हूं खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। कल ये तस्वीर पहुंचा देनी है मुझे थोड़ा रोशनी की जरूरत है, वरना अभी खिड़की बंद कर देती। जॉन्सी ने पूछा, सू, क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर तस्वीर नहीं बना सकती? सू ने कहा, नहीं, मुझे तेरे पास ही रहना चाहिए, और इसके अलावा मैं तुझे उस बेल की तरफ नहीं देखने देना चाहती। किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफेद अपनी आंखें बंद करती हुई जॉन्सी बोली, अच्छा, काम खत्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब अपनी हर पकड़ को ढीला छोड़ देना चाहती हूँ और उन बेचारी पत्तियों की तरह तैरती हुई धीरे धीरे नीचे तक चली जाना चाहती हूँ। सू ने कहा, जॉन्सी, तू सोने की कोशिश कर। देख, मैं खान में मजदूर का मॉडल बनाने के लिए उस बेहरमैन को बुला लाती हूँ। अभी 1 मिनट में आई, और जब तक मैं नहीं लौटूं तो हिलना मत। बूढ़ा बेहरमैन
उनके नीचे ही के कमरे में रहता था। वो भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 से भी अधिक थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजिस की दाढ़ी की तरह थी। बेहरमैन एक असफल कलाकार था। 40 वर्षों से वो साधना कर रहा था, लेकिन अभी तक वो अपनी कला से संतुष्ट नहीं था। वो हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचता कि ये उसकी उत्कृष्ट कृति होगी, पर कभी भी वो वैसी बना नहीं पाता। इधर कई वर्षों से उसने व्यावसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के सिवाय ये धंधा ही छोड़ दिया था। उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बनकर, जो किसी पेशेवर मॉडल की फीस नहीं चुका सकते थे, वो आजकल अपना पेट भरता था। जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता और अपनी उस उत्कृष्ट कृति के विषय में बकवास करता रहता जिसके सपने वो संजोता था। सू ने बेहरमैन को अपने अंधेरे अड्डे में पड़ा पाया। उसमें से बेर की गुठलियों सी गंध आ रही थी। एक कोने में वो कोरा कैनवस खड़ा था, जो उसकी उत्कृष्ट कलाकृति की 25 वर्षों से बाट जो रहा था। सू ने बूढ़े बेहरमैन को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तों के साथ अपने पत्ते जैसे कोमल शरीर का संबंध जोड़कर उनके समान बह जाने की भयभीत कल्पना करती है और सोचती है कि जैसे अब वो बस मरने ही वाली है। बेहरमैन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालकर अपना तिरस्कार व्यक्त किया। वो बोला, क्या कहा? क्या अभी तक दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना, और मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? ओह, बड़ा दुख होता है उसके लिए। बहुत प्यारी लड़की है जॉन्सी। सू ने रोते हुए कहा, बेहरमैन वो बीमारी से बहुत कमजोर हो गई है और बुखार के कारण उसके दिमाग में ऐसी अजीब अजीब कल्पनाएं जाग उठी है। खैर, तुम मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं, मत बनो, मैं चलती हूं। बेहरमैन चिल्लाया, रुक जा बेवकूफ लड़की, किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल, तेरे साथ चलता हूं। एक बात कहूं, ये जगह जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी उत्कृष्ट कलाकृति बना लूंगा, तब हम सब यहां से चल देंगे, समझी? हाँ, चल। जब वे लोग ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बेहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन दोनों ने खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा, फिर बिना एक भी शब्द बोले एक दूसरे की ओर देखा। अपने साथ बर्फ लिए हुए ठंडी बरसात लगातार गिर रही थी। सू ने नीली कमीज में बेहरमैन को बिठाया, जिससे चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए। 1 घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सू की आंख खुली तो उसने देखा कि जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंखें फाड़ कर देख रही है। सुरसुराहट के स्वर में जॉन्सी ने कहा, सू, पर्दे उठा देना, मैं देखना चाहती हूं। मजबूर होकर सू को उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन ये क्या? रात भर वर्षा, आंधी, तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल में एक पत्ती थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली। वो पत्ती जमीन से कोई 20 फुट ऊंची अभी तक अपनी डाली से लटक रही थी।
जॉन्सी ने कहा, हाँ, यही आखिरी है। हाँ, मैंने सोचा था ये रात में जरूर गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाज भी सुनी। खैर, कोई बात नहीं, ये आज गिर जाएगी और उसी समय मैं भी पड़ जाऊंगी। इस दुनिया की सबसे अकेली वस्तु ये आत्मा है। जब वो अपनी रहस्यमयी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है, संसार और मित्रता से बांधने वाले उसके बंधन ढीले पड़ते जाते हैं। दिन बीत गया और संध्या के क्षीण प्रकाश में भी दीवार से लगी हुई बेल से लटका हुआ वो पत्ता उन्हें दिखाई देता रहा। पर तभी रात पड़ने के साथ साथ उत्तरी हवाएं फिर चलने लगी और वर्षा की झड़ियां खिड़की से टकराकर छज्जे पर बह आई। रोशनी होते ही जॉन्सी ने फिर कहा कि पर्दे उठा दो। बेल में वो पत्ता अब तक मौजूद था। जॉन्सी बहुत देर तक उसी को एकटक देखती रही। फिर उसने सू को पुकारा, जो चौके में स्टोव पर मुर्गी का शोरबा बना रही थी। बाहर का दृश्य देखते हुए जॉन्सी बोली, सू, मैं बहुत खराब लड़की हूं ना? सू ने कहा, नहीं मेरी प्यारी जॉन्सी, ऐसा क्यों कहती हो? देखो ना, कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे ये बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूं। इस तरह मरना तो पाप है ना सू? ला, मुझे थोड़ा सा शोरबा दे। नहीं, उससे पहले जरा शीशा दे ताकि मैं अपने आप को देख सकूं, और मेरे सिरहाने पर तकिया लगा दे ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। कोई 1 घंटे के बाद जॉन्सी बोली, सू, मुझे लगता है कि मैं कभी न कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र जरूर बनाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर सू की आंखें भीग गईं। शाम को डॉक्टर साहब जॉन्सी को देखने फिर आए। सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू के कांपते हुए हाथ को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर साहब बोले, अब संभावना 10 में से 8 मानी जा सकती है। अगर देखभाल थोड़ा अच्छी हुई तो तुम जीत जाओगी। अच्छा, अब मैं नीचे की मंजिल पर एक दूसरे मरीज को देखने जा रहा हूं। क्या नाम है उसका? बेहरमैन। शायद कोई कलाकार है। उसे निमोनिया हो गया है, बहुत बुरी हालत में है, बचने की कोई संभावना नहीं। हो सके तो आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहीं ज्यादा आराम मिलेगा। अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, सू, जॉन्सी अब खतरे से बाहर है, तुम्हारी जीत हुई। अब बस थोड़ा और देखभाल की जरूरत है, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। उसी शाम को सू जॉन्सी के पलंग के पास आकर बैठ गई। वो नीली ऊन का एक बेकार सा गुलबंद निश्चिंत होकर बुन रही थी। सू को देखते ही उसने अपनी बांह सू के गले में डाल दी। सू बोली, मेरी प्यारी जॉन्सी, तुझसे एक बात कहनी है। पता है, आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बेहरमैन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 2 रोज बीमार रहे। परसों सुबह ही चौकीदार ने उन्हें अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उनके कपड़े, यहां तक कि जूते भी पूरी तरह भीगे हुए और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वो कहां गए थे, लेकिन उनके कमरे से एक जलती हुई लालटेन, एक नसैनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ मिला। जॉन्सी,
जरा खिड़की से बाहर तो देख, दीवार के पास की उस अंतिम पत्ती को। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वो पत्ती हिलती क्यों नहीं? प्यारी जॉन्सी, यही मेहरमैन की उत्कृष्ट कलाकृति थी। जिस रात को अंतिम पत्ती गिरी थी, उसी रात उसने इसे बनाया था।